हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज के लेक्चर से ही हम लोग स्टार्ट करें एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिलेंडर। तो हेडिंग लिखो, सिलेंडर कौन सीख लिया था, कौन से ही वैसा है, सिमिलर टाइप का है। तो आपको सिलेंडर मिलेगा, मतलब एक कोन, फिर एक कोन, एक कोन। इमेजिन करो कि एक सिलेंडर से कैसे कोन निकलता है या कोन मिला के कैसे सिलेंडर बना सकते हैं। थोड़ा सोचिए उस पर फुर्सत में, फिर सिलेंडर पे फोकस करिए और इसका प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। हेडिंग लिखो, सिलेंडर। अ सिलेंडर इज अ सरफेस generated by a moving straight line which is parallel to a fixed line and satisfies one more condition from the following। देखो कोन जैसा ही सिमिलर टाइप का डेफिनेशन है इसका। क्या बोल रहा है? अ सिलेंडर इज अ सरफेस generated by a moving straight line which is parallel to a fixed line and satisfies one more condition from the following। जैसे कोन था ना, कोन एक वर्टेक्स से निकल रहा है और वो सरफेस को जनरेट कर रहा है, ऐसा कुछ था। यहां पे भी वही चीज है, सिलेंडर है। सिलेंडर तो आप जानते हो, इसको सिलेंडर बोलते हैं। जनरेटेड बाय मूविंग स्ट्रेट लाइन, ये भी एक मूविंग स्ट्रेट लाइन के द्वारा जनरेट किया जाता है जो कि एक फिक्स्ड लाइन से पैरेलल होता है। तो ये रहा आपका फिक्स्ड लाइन जो कि उसको एक्सिस बोलेंगे, और उसी से पैरेलल एक और लाइन है और ये मूव करते रहता है इस तरह से। जैसे एक एक्सिस है और इस तरह से ऐसे से मूव करते 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 एक पूरा एक सिलेंडर जनरेट होता है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और देखिए कैसे इसको जनरेट होता है। ठीक है, तो बोल रहा है सिलेंडर इज अ सरफेस। सिलेंडर क्या है? एक सरफेस है, जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन which is parallel to a fixed line and satisfies one more condition from the following। तो सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी ये कंडीशन होना चाहिए। it satisfy one more condition from the following। पहला, it may intersect a fixed curve, या फिर touch a given surface, या फिर moving line is at a constant distance from the fixed line। ठीक है, तो एक सिलेंडर होने के लिए सबसे पहले एक मूविंग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जो कि एक फिक्स्ड लाइन से पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होने के अलावा इस तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। इट में इंटरसेक्ट अ फिक्स्ड कर्व, टच अ गिवन सरफेस, और मूविंग लाइन इज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द मूविंग स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजिशन इज कॉल्ड अ जनरेटर। तो किसी भी, जैसे मूविंग स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड अ जनरेटर। तो ये जो आपका मूविंग स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ना, तो इसका नाम क्या दिया गया है? जनरेटर। जनरेटर बोले तो जो लाइन या जो आपका जो लाइन है वो सरफेस को डेवलप कर दे रहा है, सरफेस को जनरेट कर दे रहा है। वो एक वर्टिकल लाइन घूम रहा है चारों तरफ फिक्स्ड लाइन के अबाउट, तो वो क्योंकि घूम रहा है चारों तरफ तो वो एक सरफेस को जन्म दे रहा है, एक सरफेस को जनरेट कर रहा है। इसीलिए उस लाइन को क्या बोला जाता है? जनरेटर बोला जाता है। तो सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन एंड satisfies one more condition from the following। it may intersect a fixed curve, touch a given surface, moving line is at a constant distance from the fixed line। नोट करने वाली बात है कुछ, the moving straight line in any position is called a generator, the fixed curve is called the guiding curve of the cylinder। जो fixed curve होता है ना उसको बोला जाता है guiding curve of the cylinder। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर दिखा आपको, ये रहा आपका फिक्स्ड लाइन, ये रहा उसका रेडियस। अब बात आती है कि क्वाड्रिक सिलेंडर क्या होता है? अ सिलेंडर whose equation is of the second degree in XYZ is called a quadric cylinder। तो जो सिलेंडर जिसका इक्वेशन XYZ के सेकेंड डिग्री के टर्म्स में हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, सो वी शैल हेंसफोर्थ बी डीलिंग ओनली विद द क्वाड्रिक सिलेंडर्स। तो यहां से जब भी बात होगी सिलेंडर की तो वो क्वाड्रिक सिलेंडर से ही रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी सिलेंडर का बात मेंशन रहेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर करेंगे? क्वाड्रिक सिलेंडर कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, इसको पहले छापिए आप काफी अच्छे से। इक्वेशन ऑफ
equation of a cylinder whose generators are parallel to a given line and base is a given cubic. तो ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose generators are parallel to a given line and base is a given conic. समझिए, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर whose generators are parallel to a given line. कोई एक गिवन लाइन है, उस गिवन लाइन के पैरेलल आपका जनरेटर्स है और जो बेस है, बेस इज गिवन बाय कोनिक. We have to understand the standard procedure by example. एग्जाम्पल से समझना है. एग्जाम्पल देखिए, find the equation of the cylinder whose generators are parallel to this line. X by 1 is equal to minus y by 2 is equal to z by 3 and whose guiding curve is the ellipse x square plus 2y square is equal to 1, z is equal to 3. तो ये रहा उसका गाइडिंग कर्व और ये रहा आपका लाइन. द गिवन लाइन इज, तो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो लाइन आपको दिया उसको पहले आप लिख लीजिए. तो द गिवन लाइन इज x by 1 इज इक्वल टू y by minus 2 इज इक्वल टू z by 3. हो गया, क्वेश्चन से छाप लिया. कोनिक दिया हुआ है क्या, ये एलिप्स दिया हुआ है. x स्क्वायर प्लस y 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3. तो ये दोनों मिलाकर के कोनिक मिल गया. दोनों इक्वेशन है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और एक बेस का इक्वेशन है जो कि कोनिक का इक्वेशन है. मान लेते हैं कि x1 y1, यहाँ पे x1 y1 z1 इज एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर. यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये वाला पॉइंट है, x1 है, y1 है और z1 है. तो क्या बोला कि x1 y1 z1 is any point on the generator which is parallel to 1. तो मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट उस जनरेटर पे है जो कि इस लाइन का पैरेलल है और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या माना गया, x1 y1 z1. एंड द इक्वेशंस ऑफ द जनरेटर आर. अब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट अगर उस जनरेटर पे है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो लाइन का इक्वेशन तो हमारे पास ये है, ठीक. तो क्या बन जाएगा वो, x माइनस x1 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई 3. परफेक्ट. दिस मीट्स z इज इक्वल टू 3 वेयर x माइनस x1 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस z1 बाई 3, क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 बोला गया है. तो इस वाले इक्वेशन में z के जगह पे पुट कर देंगे 3. ये हो गया. अब इस वाले इक्वेशन से आप क्या करो, आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू x1 प्लस 1 माइनस z1 बाई 3. मतलब इस दोनों को इक्वेट कर लो, उसके बाद इस दोनों को इक्वेट कर लो. तो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस 1 माइनस z1 बाई 3. दूसरा इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू y1 माइनस 2 प्लस 2z बाई 3 2z1 बाई 3 विच लाई इन द इक्वेशन 2. यहां तक क्लियर है. अब देखो, अब यहां पे जैसे आपको क्या पता चला, यहां पे आपने x की वैल्यू निकाली, देखो यहां पे x का निकाला, फिर y का एक्सप्रेशन निकाल दिया और आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में ये वाला कोनिक का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो करना ये है कि x के जगह ये वाला एक्सप्रेशन पुट करना है, y के जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन पुट करके इस वाले इक्वेशन में पुट अप कर देना है, ठीक. तो जैसे ही आप इसको पुट अप करते हो तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, ये वाला इक्वेशन. ये वाला इक्वेशन मिला तो आप बोलोगे द लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज दिस. सो इसको जब आप पूरी तरह से सिंप्लीफाई करोगे तब मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 8yz माइनस 2zx प्लस 6x माइनस 24y माइनस 18z प्लस 24 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन. क्लियर है ना, सिंपल. एक बार रिकैप कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा. सिलेंडर में क्या सीखा, सिलेंडर का डेफिनेशन सीखा कि किसको बोला जाता है. सिलेंडर एक सरफेस होता है जो कि एक मूविंग स्ट्रेट लाइन के द्वारा जनरेट किया जाता है, जो कि एक फिक्स्ड लाइन के पर पैरेलल होना चाहिए. साथ ही साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें से, या तो इट में इंटरसेक्ट अ फिक्स्ड कर्व, इट टच अ गिवन सरफेस, मूविंग लाइन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन. तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है.
मतलब सेम नहीं है, मतलब कहने का है कि तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो फिर वो सिलेंडर बन जाएगा। अलोंग विद दिस, साथ में द मूविंग स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड अ जनरेटर, और जो फिक्स्ड कर्व है उसको बोला जाता है गाइडिंग कर्व ऑफ द सिलेंडर। फिर क्वाड्रिक सिलेंडर सीखा हमने कि कोई एक सिलेंडर जिसका इक्वेशन सेकेंड डिग्री के टर्म्स में रहता है वेरिएबल्स के, तो उसको क्वाड्रिक सिलेंडर बोला जाता है। साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड बेस इज अ कोनिक। तो अब सिलेंडर का एक इक्वेशन पता करना है जिसका जो जनरेटर है वो गिवन लाइन के पैरेलल है और उसका जो बेस है उस कोनिक दिया हुआ है। तो उसको एग्जांपल से सीखा हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर जिसका जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस, ये लाइन उस गाइडिंग कर्व इज दिस। तो ये कोनिक दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन लिख दिया, कोनिक का इक्वेशन लिख दिया। अब एक पॉइंट आप मान लेते हो कि वो वाला पॉइंट उस जनरेटर पे है और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका एक इक्वेशन डेवलप कर दिया। यहां से x और y हम लोगों ने निकाला, इस x और y को निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, तो फाइनल आपका इक्वेशन जो मिला है वो किसका इक्वेशन मिला है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Find the equation to the cylinder with generators parallel to OZ which passes through the curve of intersection of the surfaces represented by this and this। तो यहाँ पे देखो पैरेलल टू OZ, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ लेना है कि O जो है ना वो वर्टिक मतलब ओरिजिन है और Z एक्सिस मतलब पूरा Z एक्सिस के पैरेलल, मतलब ओरिजिन से निकलता वो, तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, Z एक्सिस बोला जा रहा है। ठीक है, so find the equation to the cylinder whose generators are parallel to Z axis and which passes through the curve of intersection of the curves of the surfaces represented by x square plus y square plus 2z square is equal to 12 and x plus y plus z is equal to 1। तो देखो ध्यान से समझो, आपको सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है। सिलेंडर का इक्वेशन निकालने के लिए आपको फिक्स्ड लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और साथ ही साथ बेस का इक्वेशन दिया रहेगा। तो यहाँ पे तो लाइन का इक्वेशन दिया है ना आपको, तो बोला कि वो जो फिक्स्ड लाइन है वो मतलब कौन है, लाइन पैरेलल टू z एक्सिस है which passes through the curve of the intersection of the curves represented by this। तो जो गिवन सरफेस आपको दिया हुआ है वो तो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1। तो ये आपको सरफेस मिल गया। Since the generators are parallel to z axis, hence the equation of the cylinder must be independent of z। सिंपल सा बात है। So eliminating z from 1 and 2, क्योंकि वो z axis के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वो z एक्सिस का इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां से हम इस दो इक्वेशन से z को गायब कर देंगे, z को गायब कर देंगे। तो यहाँ पे जब दोनों को गायब कर दोगे, एक को दूसरे के टर्म्स में लिखोगे, तो देखो यहाँ पे z को क्या लिख सकते हो, z को लिख सकते हो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसी z को यहाँ पुट कर दीजिए और पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, तो z की जगह पे 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया। इसको पूरी तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सिलेंडर का इक्वेशन कैसे निकालना है, जिसका जनरेटर जो होता है एक गिवन लाइन के पैरेलल होता है और उसका जो बेस होता है एक गिवन कोनिक होता है। पूरी तरह से आ गया समझ में? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले लेवल पे, सिलेंडर के अगले लेवल पे, जिस पे हम लोग सीखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। क्या लिखा है, हेडिंग लिखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। किसको बोला जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर? सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ सरफेस। जाहिर सी बात है, एक सिलेंडर है तो सरफेस से के टर्म्स में डिफाइन करना है, तो क्या बोलेंगे, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सरफेस generated by a straight line which is parallel to a fixed line and is at a constant distance from it। A right circular cylinder is a surface generated by a straight line which is parallel to a fixed line and is at a constant distance from it। अब देखो, the fixed line is called the axis of the cylinder, तो ये रहा उसका axis of the cylinder। The constant distance is called the radius of the cylinder, तो इसको बोला जाएगा radius of the cylinder। A right circular cylinder may also be defined as a right circular cylinder is a surface
generated by a line which intersects a given fixed circle and is perpendicular to its plane। तो आप इसके टर्म्स में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है, आप समझने वाली बात है। द फिक्स्ड सर्कल इज कॉल्ड द गाइडिंग सर्कल। तो यहां पे जो सर्कल मिला है ना, तो इसको बोला गया है एक गाइडिंग सर्कल। ठीक है, क्या मिला है? एक गाइडिंग सर्कल मिला है, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस रहना चाहिए। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको बोल रहे हैं कि जो आपका बेस है ना वो सर्कल होना चाहिए, और जो नॉर्मल सिलेंडर था वो आपका क्या एलिप्स भी बन पा रहा था ना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस इधर जा रहा था ऐसे करके, ऐसे एलिप्स भी, वो भी सिलेंडर ही था। लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर बोले तो सिर्फ परफेक्टली, मतलब जो आपका बेस है वो सर्कल होना चाहिए, वो सर्कल होना चाहिए। तो उसी को, और ये आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स्ड सर्कल इज कॉल्ड द गाइडिंग सर्कल। तो यहाँ पे गाइडिंग सर्कल ये हो गया। द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द गाइडिंग सर्कल थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये रहा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। द प्लेन सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज अ सर्कल। मतलब आप कहीं पे भी काटो, एकदम बेस लो, फिर उधर ऐसे से काटते जाओ, आपको काट के जो निकालोगे वो सर्कल ही मिलेगा। तो इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हमको फाइंड करना है, जिसका है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला फॉर्म है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन लिखना है तो वो ये होता है, क्या? द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज द जेड एक्सिस एंड द रेडियस a इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका जो एक्सिस है, ये अगर z एक्सिस है, ठीक है ना, तो और उसका रेडियस अगर a मान लेते हो, तब क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है, छाप लो एज इट इज। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस दैट इज z एक्सिस आर 0 0 1। क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है? डायरेक्शन कोसाइन LMN की वैल्यू, LMN की वैल्यू। अब क्योंकि ये z एक्सिस है तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 होगा। ठीक, लेट P x, y, z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। तो इस वाले सिलेंडर में कोई P पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट P है x, y, z इस सिलेंडर के ऊपर। Let P, x, y, z be any point on the cylinder. From P, draw PM perpendicular to axis. So आप क्या करो, P से इस एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कोई भी एक पॉइंट सिलेंडर पे कंसिडर करो P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, उससे इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो बन जाएगा PM। Let P x, y, z be any point on the cylinder। कोई भी पॉइंट कंसिडर किया और P से PM परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस एक्सिस पे। अब आपको क्या करना है, आपने M पता कर लिया, P पता कर लिया, अब आपको OP को ज्वाइन कर देना है। OP बोले तो ये रहा आपका ओरिजिन और ये रहा आपका पॉइंट, तो और OP को आपको ज्वाइन कर देना है। यहां से आप क्या बोल सकते हो, OP इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो OP क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस z स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, O पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 0। जब भी एक कोऑर्डिनेट रहता है A, B, C या फिर x1, y1, z1, दूसरा कोऑर्डिनेट रहता है x2, y2, z2, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, मतलब उसका डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता था। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब z स्क्वायर, रूट अंडर। तो OP निकल गया। अब सुनो MP क्या हो जाएगा, यहाँ पे MP आपको पता है कि ये रेडियस है सर्कल का, लेकिन आप कहीं पे भी काटोगे तो आपको तो वही सर्कल मिलने वाला है। तो एक यूनिफॉर्म सर्कल है, सर्कल का रेडियस चेंज नहीं हो रहा, जो रेडियस यहाँ पे है वही रेडियस यहाँ पे भी होगा।
जो रेडियस यहाँ पे है वही रेडियस यहाँ पे भी होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए एमपी क्या बन गया, वो बन गया ए, विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब ओ एम पे आओ, ओ एम क्या है, ओ एम अगर आप देखोगे तो आप बोल नहीं सकते कि ओपी का प्रोजेक्शन है। अब देखो इस ओपी का प्रोजेक्शन है तो बोल ही सकते हो ना कि प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द एक्सिस। अगर ऐसी बात है तो अब तो हम लिख ही सकते हैं x माइनस 0 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 0 इंटू 0 प्लस जेड माइनस 0 इंटू 1। ठीक है ना, प्रोजेक्शन है ना, आपको सिखाया था प्रोजेक्शन में कैसे डायरेक्शन कोसाइन से किस तरह से आप रिलेट करते हो। तो x माइनस 0 इंटू 0, x माइनस x1 इंटू l, y माइनस y1 इंटू m, z माइनस z1 इंटू n। ठीक है, तो x माइनस 0 इंटू 0, y माइनस 0 इंटू 0 प्लस z माइनस 0 इंटू 1, ये कर दिया तो आपको क्या मिल गया, z मिल गया। तो OM क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल चुका है z। अब देखो फ्रॉम द राइट एंगल्ड ट्राइंगल OMP, राइट एंगल ट्राइंगल OMP, देखो फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल OMP, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल OMP से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या लिखोगे, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ये बराबर किसके होना चाहिए, OP स्क्वायर के। तो OM स्क्वायर बोले तो OM क्या था, OM अगर आप बोलोगे यहाँ पे OM, सो यहाँ पे आ जाएगा Z, क्योंकि OM आपने निकाला है Z, तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर हो जाएगा। MP क्या निकाला है, A, तो A का MP का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। फिर OP क्या है, OP आपने निकाला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इधर है आपका जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से आप जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो और फाइनली क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अगला देखिए, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज द जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज r एंड एक्सिस इज द लाइन। तो ये वाला एक्सिस हम मान लेते हैं, देखो ये एक सिलेंडर कोई भी बनाया, ये एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस का जो लाइन है उसका इक्वेशन लिख दिया, सपोज x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n, ये लिख दिया। ठीक, अब देखिए उसी तरह से सेम चीज जैसे किया था वही चीज यहाँ पे करेंगे। लेट P, कोई पॉइंट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि अच्छा ठीक है, चलो इस सिलेंडर कोई होगा, उस पे एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं x y z है। ठीक, लेट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, तो मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है इस सिलेंडर के ऊपर। सो फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सो P से आप PM परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इस वाले एक्सिस पे, विच पासेस थ्रू द पॉइंट Q, जो कि इस Q पॉइंट से पास कर रहा हो, x1 y1 z1। तो अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट इस एक्सिस पे ले लो जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। अब आपको यहाँ से P और Q पे अटैच कर देना है, ज्वाइन कर देना है, और Q और M तो आपको पता है इसका डिस्टेंस क्या है। पहले वाले केसेस में क्या कर रहे थे, जो आपका ये पॉइंट था उसको आप ओरिजिन मान रहे थे, लेकिन हमेशा तो ये जरूरी नहीं ना कि हमेशा ओरिजिन ही हो, जरूरी नहीं कि हमेशा वो ओरिजिन हो। तो इसीलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म था कि जब ओरिजिन कंसिडर करके आपका सिलेंडर बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे हम ओरिजिन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, जो कोई भी एक रैंडम पॉइंट से आप कोई भी कोऑर्डिनेट दे दो, एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू दे दो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सिलेंडर का इक्वेशन पता करना है। तो इसीलिए मैंने मान लिया कुछ भी रैंडमली x1 y1 z1। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो यहाँ से PQ कैसे निकाल सकते हो, PQ डिस्टेंस मतलब इधर का कोऑर्डिनेट है आपका xyz, इधर का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर कर देंगे तो आपको PQ का लेंथ पता चल जाएगा। साथ ही साथ PM क्या है, PM है आपका रेडियस, PM क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर विच इज नथिंग बट R।
Also, the direction ratios of the line 1 are proportional to LMN. The direction ratios of the line 1, ये जो line है इसका direction ratio है ना, they are proportional to LMN. तो इस वाला मतलब ये जो line है इसका direction ratios जो है ये LMN के proportional है. The actual direction ratios are L by root under L square plus M square plus N square, M by root under L square plus M square plus N square, N by root under L square plus M square plus N square. ठीक. QM is equal to projection of PQ on the axis. तो QM कैसे निकालते हैं? QM क्या है? Projection of PQ on this axis. इसका प्रोजेक्शन इस वाले पे, इसका प्रोजेक्शन इस वाले पे. ठीक है. तो जब भी प्रोजेक्शन निकालना रहता है तो आपको पता होता है क्या करना होता है. तो यहाँ पे लिख दिए x माइनस x1 बाई उसके डायरेक्शन कोसाइन के साथ में, फिर लिखा y माइनस y1 उसके डायरेक्शन कोसाइन के साथ में, और z माइनस z1 इसके डायरेक्शन के कोसाइन के साथ में. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते हो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? QM स्क्वायर प्लस PM या MP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर. अब जो आपने निकाला है QM के बदले जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे QM क्या है? QM ये है. ठीक है. MP के बदले में आप ये रेडियस है, PQ के बदले में ये है. सबको आप इस वाले इक्वेशन में आप डाल दीजिए और इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर दीजिए. डाल दीजिए इस चीज को और सिंप्लीफाई कर दीजिए. सो यहाँ पे LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस है. x1 y1 z1 is the fixed point through which the line is passing. r is the radius of the cylinder. तो मिल गया ये ना आपको? ठीक है. तो ये रहा आपका जनरल फॉर्म ऑफ द सिलेंडर. नोट करो इसको, अच्छे से नोट कर लेना, खुद से डाल करके सिंप्लीफाई करके देखना और इसको याद कर लेना. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस z एंड रेडियस इज 4. तो यहाँ पे आपको गिवन एक्सिस दिया हुआ है. देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस z. तो आप क्या करो ना, पूरे तरह से आप डिवाइड कर दीजिए. मतलब ये रेशियो में देखो सबको आपको x और y और z को अकेला अकेला रखना है. तो अकेला रखने के लिए क्या करोगे? इसको आप लिख सकते हो x बाय 1, 2y को लिख सकते हो y डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, z माइनस z को लिख सकते हो z डिवाइडेड बाय माइनस 1. तो ये वाला फॉर्मेट में आ गया. तो यहाँ जैसे पता चल गया तो इससे आपको डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल है, आपको LMN की वैल्यू पता चल गई. ठीक है ना. सो इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 1, 1 बाय 2 और माइनस 1. एक्चुअल डायरेक्शन रेशियोज आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? L डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर. ठीक है ना. तो इसको डाल दो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय दिस, 1 by 2 डिवाइडेड बाय दिस और माइनस 1 by 3 डिवाइडेड बाय दिस. तो जब आप डालोगे तो आपको डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाएगा. ठीक है. डायरेक्शन कोसाइंस था और ये रहा आपका डायरेक्शन रेशियोज है. ठीक है. तो आपको पता चल गया 2 by 3, 1 by 3 और माइनस 2 by 3. अब देखो इफ P कोई भी एक पॉइंट P इस सिलेंडर के सरफेस पे आप कंसीडर करते हो बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, देन PC इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ON. तो इस वाले एक्सिस पे आप देखिए कि ये वाला इसके परपेंडिकुलर है. और बेसिकली आपको रूल ऑफ अंडा पता चल गया होगा. आपको करना क्या है? आपको एक पॉइंट लेना है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसको ज्वाइन करना है और एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिलेशन डेवलप करना है. बस यही करना होता है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, इसको आप क्या बोला? इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ON वेयर O इज द ओरिजिन. तो देखो यहाँ पे ओरिजिन आपने क्यों लिया? क्योंकि आपको बोल दिया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है. राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज दिस एंड रेडियस इज दिस. ठीक. तो आपने ये चीज किया, यहाँ पे पुट कर दीजिए. अब देखो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ON वेयर O इज इसका ये इन द राइट एंगल ट्राइंगल. इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखो आप रिलेशन क्या लिखोगे? आप लिखोगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर. OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC के जगह क्या लिखना है? OC के जगह लिखोगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर और मतलब ये वाला रिलेशन OC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर. तो OP देखो ये क्या है? OP स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर. इसका रूट अंडर लेना है और उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट गायब हो जाएगा. तो आपको क्या मिल जाएगा? OP स्क्वायर ये पता चल गया. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो गया. OC कैसे निकालेंगे? OC निकालने के लिए आपको क्या करना है? प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON. प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON. OP का प्रोजेक्शन आपको ON पे गिराना है जो कि आपको OC मिलेगा. तो OC निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है? x माइनस x1 इंटू L
मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ में इधर तो x माइनस 0 इंटू 2/3, y माइनस 0 इंटू 1/3 और z माइनस 0 इंटू माइनस 2/3। तो इसको पुट कर दीजिए तो आपको OC पता चल गया। अब क्या करना है, सिंपली पुट कर दो। और CP तो आपको पता है कि वो रेडियस है, CP क्या है, रेडियस है। तो रिलेशन क्या है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। तो सब कुछ इस वाले रिलेशन में आप पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन पता चल जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने सीखा राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में इक्वेशंस, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका जनरल फॉर्म। साथ ही साथ इसका हम लोग और एडवांस लेवल पे चलते हैं। एक और टॉपिक है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एनवेलपिंग सिलेंडर के बारे में, जहां पे जैसे आपने एनवेलपिंग कोन सीखा था, एक स्फीयर और उसको स्फीयर को एनवेलप कर दिया था कोन, जिसको हम लोग टेंजेंट कोन या फिर एनवेलपिंग कोन बोलते थे। यहाँ पे उसी तरह से आता है एनवेलपिंग सिलेंडर। अब इसका डेफिनेशन देखिए गौर से, द लोकस ऑफ द टेंजेंट्स to a sphere or conicoid which are parallel to a given line is a cylinder called the enveloping cylinder। तो यहाँ पे देखो एक स्फीयर आप कंसिडर कर सकते हो या कोनिकॉइड कंसिडर कर सकते हो, उसी के सरफेस पे पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तो जो कुछ भी आपको बना है ओवरऑल एक सरफेस जनरेट हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, इस स्फीयर या कोनिकॉइड को एनवेलप कर दे रहा है, अंदर घुसा दे रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एनवेलपिंग सिलेंडर। तो the locus of the tangents to a sphere or conicoid which are parallel to a given line is a cylinder called the enveloping cylinder। ठीक है ना, तो ये enveloping cylinder है। और ये सारे जो tangents मैंने ड्रॉ किए ये क्या है, parallel tangents हैं। अब देखो इसका इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे। इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ अ स्फीयर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ अ स्फीयर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर, दिस स्फीयर का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर whose generators are parallel to the line x by l y by m z by n is this। ये आपको याद रखना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू lx प्लस my प्लस nz का होल। ठीक, तो ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ अ स्फीयर स्टैंडर्ड फॉर्म में। प्रूफ देखिए इंपॉर्टेंट है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन स्फीयर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर and the given lines is x by l is equal to y by m is equal to z by n। The equation of any tangent through the point x1, y1, z1 and parallel to this line 2 is x minus x1 by l, y minus y1 by m is equal to z minus z1 by n is equal to r। मान लेते हैं कुछ, any point on the line is x1 plus lr, y1 plus mr, z1 plus nr। कैसे आया, इस वाले रिलेशन से आप x को लिख दीजिए r के टर्म्स में, y को लिख दीजिए r के टर्म्स में, z को लिख दीजिए r के टर्म्स में। बस इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर 1, अगर ये सारे पॉइंट्स स्फीयर पे लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही। आपका x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है, z का कोऑर्डिनेट है, पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में। तो x के जगह पे ये x1 प्लस lr का होल स्क्वायर, y के जगह पे y1 प्लस mr का होल स्क्वायर और z के जगह पे z1 प्लस nr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो गया। अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे तब आपको मिलेगा कुछ इस तरह का इक्वेशन, r स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2r टाइम्स lx1 प्लस my1 प्लस nz1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 which is quadratic in r has two values of r, क्योंकि यहाँ पे r का दो वैल्यूज मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, दो मतलब कितने रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे। तो इक्वेशन 4 which is quadratic in r has two values of r। The line touches the sphere when the quadratic 4 has equal roots, that is discriminant is equal to 0। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइन टचेस द स्फीयर, कंडीशन क्या बोल रहा है कि लाइन जो है वो स्फीयर को तब टच करेगा जब व्हेन द क्वाड्रेटिक, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, हैज इक्वल रूट्स, इसका रूट्स इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट चलो उधर बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं।
अगर हम बोले x का कितने वैल्यूज निकलेंगे, 2 वैल्यूज मिलेंगे, तो बोलेगे सर ये और कुछ नहीं, x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस माइनस, सॉरी ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसी को तो बोला जाता है ना डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वल रूट्स होने के लिए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होना पड़ता है, तो लिख देंगे इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए, क्योंकि रूट्स हमें क्या चाहिए, रूट्स हमें इक्वल चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन में देखिए ये वाला, जैसे आर स्क्वायर इंटू ये प्लस 2r इंटू ये प्लस दिस स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको a कंसिडर कर सकते हो, इसको b कंसिडर कर सकते हो, इसको c कंसिडर कर सकते हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कर दीजिए ना बी स्क्वायर, तो ये b है ना, b मतलब 2 टाइम्स ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू lx1 प्लस my1 प्लस nz1 बी स्क्वायर, अरे b है, r को छोड़ करके जो टर्म बचा वो b है, b का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। बी स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, 4ac के, तो 4 लिखो, a क्या है, a तो ये है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये हो गया। c क्या बचा, ये बचा, तो ये कंडीशन सेम होना चाहिए, मतलब बराबर होना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कब, जब आपका इक्वल रूट्स होना चाहिए, और ये किस लिए, ताकि लाइन जो है वो स्फीयर को टच कर पाए, ठीक। सो दस द लोकस ऑफ द स्फीयर, सॉरी दस द लोकस ऑफ दिस, इस पॉइंट का लोकस क्या मिल जाएगा, ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर। इसका लोकस मिल गया आपको, ठीक है, इसका आपको अच्छी तरह से आपको लोकस पता चल चुका है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर, जो कि एनवेलपिंग सिलेंडर का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सिलेंडर एज द लिमिटिंग केस ऑफ अ कोन, अब एक आखिरी टॉपिक है इसमें कि जो सिलेंडर है ना वो एक लिमिटिंग केस है कोन का, कोन से ही सिलेंडर डेवलप हुआ है, कोन का ही लिमिटिंग केस है। कैसे, a cylinder whose generators are parallel to the line x by l is equal to y by m is equal to z by n is the limiting form of a cone whose vertex is lr mr nr where r tends to infinity। तो ये बोल रहा ना कि देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, थोड़ा पावर ऑन करो, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक बेस सर्कल है या फिर कोई बेस कोनिकॉइड है या बेस कर्व है। अब ये कोन है, अब तुम देखो ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को मैंने मान लिया LR MR NR। अब यहाँ पे इस R को इंफिनिटी की तरफ टेंड कराओ तो क्या होगा, थोड़ा सोचो, अगर मैं सोचूं इधर, आपको करके दिखाते हैं, लिमिटिंग केस है कोन का, क्या बोल रहा है कि देखो ये रहा आपका, मैं अभी सिलेंडर नहीं बना रहा, एक लाइन बना दे रहा हूं, ये रहा आपका बेस कर्व, बेस या गाइडिंग कर्व। अब देखिए यहां पे इसका हम वर्टेक्स बना दे रहे हैं, सपोज ये रहा वर्टेक्स, और इसको हम मान लेते हैं कोई एक्सिस से पास कर रहा हूं, ये एक्सिस है, ये रहा आपका इसका एक्सिस, ठीक, इसको डॉट से शो करते हैं। ये रहा इसका एक्सिस। अब गौर से देखना कि ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को मैंने नाम दिया है सपोज LR MR NR। अब थोड़ा सोचो कि अगर हम R को इंफिनिटी टेंड करा दें, इंफिनिटी होता क्या है, अनंत, मतलब फिजिकली अगर बोलोगे तो फिजिकली एग्जिस्टेंस क्या है, कितना भी बड़ा नंबर बताओगे तो वो उससे भी बड़ा बता दोगे तो उसका कोई अंत है नहीं। इंफिनिटी कहने का ही मतलब बड़ा से बड़ा से बड़ा, ठीक। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इसका वर्टेक्स को आप और लेते चले जाओ। कहने का मतलब है कि अभी आप इसको मान रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप मानो कि आप वर्टेक्स इधर ले रहे हो,
थोड़ी देर के लिए मानो कि वर्टेक्स आपका बढ़ गया इधर, अगर आर वैल्यू बढ़ा है तो वर्टेक्स बढ़ेगा, ठीक है, हमको सर्टिस, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको चलते चले जाना है। तो इधर अब फिर से जाएंगे, तो लो हम इधर पहुंच गए, इधर पहुंचे, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं रुकना है, हमको चलते चले जाना है। तो ठीक है, हम और जाते हैं इधर, कहीं यहाँ पे तो होगा ना एंड वर्टेक्स, इधर तो होगा, हमको वहां पे भी नहीं रुकना है, हमको और जाना है। तो कहाँ जाएंगे, सपोज मान लेते हैं इधर करके इधर ऐसा, तो कभी उसका कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है उसका। आपको तो बोला है रुकते हुए नहीं जाना है, आपको चलते चले जाना है। आप कहीं रुकोगे, बोलेगा अरे चल, फिर बोलेगा चलो, रुकना ही नहीं है। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कि ये कोन का, तो ये इस तरह से स्लैंट था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर फाइनली इनफाइनाइट की तरफ जब जा रहे हो तब ये वाला रेड वाला लाइन है ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो वो सिलेंडर क्या हुआ, एक लिमिटिंग केस ही हो गया, किसका, कोन का ही आपका लिमिटिंग केस बन चुका है। तो वही कहने का मतलब है कि r टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y is equal to 1 having its generators parallel to the line this। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको स्फीयर का इक्वेशन बोला है, क्या बोला, x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y is equal to 1, और लाइन का इक्वेशन क्या बोला, x is equal to y is equal to z। आपको इसको डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x by 1 या फिर x minus 0 by 1 is equal to y minus 0 by 1 is equal to z minus 0 by 1, तो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको x1 y1 z1 भी पता चल चुका है, lmn भी पता चल चुका है, ठीक। लेट p, मान लेते हैं p कोई एक पॉइंट है x1 y1 z1 be any point on the tangent whose parallel to this then the equation of the line is। अब इसका पैरेलल अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिंपल से बात है, आप क्या करोगे, x minus x1 by l, y minus y1 by m, z minus z1 by n लिख दोगे। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, अब इसको क्या कर दीजिए, r के टर्म्स में इक्वेट कर दीजिए, इसको कर दीजिए इक्वल टू r, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इक्वल टू r कर दीजिए। इसको इक्वल टू r करने से आप x को लिख दीजिए r के टर्म्स में, y को लिख दीजिए r के टर्म्स में, z को लिख दीजिए r के टर्म्स में, तो आपको एक पॉइंट मिल गया। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना है तो इसको आप स्फीयर के इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर की जगह डाल दो x1 प्लस LR का होल स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह डाल दो y1 प्लस mr का होल स्क्वायर, z की जगह डाल दो z1 प्लस nr का होल स्क्वायर, और -2 टाइम्स x1 प्लस LR प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस mr -1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। The line touches the sphere 1 if the roots of this three are equal। तो आपको पता है रूट्स इक्वल होते हैं, इस यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गया, और बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई पूरा एक्सपैंड करने के जगह आपको वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना है, तभी वो टच करेगा, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac करना है। तो इससे फाइंड करो कि बीच में b क्या है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू 4ac कर देना है। इसमें फाइंड करो कि a और c क्या है, उसको कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, फाइनली आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिल जाएगा इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर। सिंपल। तो आई होप सिलेंडर की स्टोरी आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आई होगी। हम लोगों ने स्फीयर कंप्लीट किया, हम लोगों ने कोन कंप्लीट किया, हम लोगों ने सिलेंडर कंप्लीट किया। आई होप काफी अच्छी तरह से आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री का फील समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस आपको समझने लायक हो जा रहे होंगे। अब आप क्वेश्चन जब देख रहे होगे तो आपको इजी और कैची और हैंडी लग रहा होगा और बनाने में भी मजा आएगा। एक सजेशन है कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, जो भी आपको आसान लगे उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप प्लीज बनाइए खुद से देख देख करके, और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो भी बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ योर बैचमेट्स एंड कॉम्पिटिटर्स, जिसको भी आप बोलो, फ्रेंड्स बोलो, ग्रुप में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पे भी हो, मिलजुल करके बनाइए। अकेले नहीं बनाना है, अकेले वो लोग बना सकते हैं जिनका सोचने समझने का शक्ति बहुत ज्यादा होता है। I don't come into that category, I don't fit myself into that, I'm a average person, ठीक है, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए मैं अपने तरीका बता देता हूँ कि मुझे किस चीज फायदा होता है। कभी भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो अकेले ना पढ़ें उसको, 3-4 लोगों का एक ग्रुप बना लें, ठीक है, जो आपके जैसे सोच पाते हो, मतलब ऑब्वियसली, वरना झगड़ा होगा, फिर ईगो का प्रॉब्लम होगा, झगड़ा होगा, मैच नहीं करेगा। तो इसलिए वैसे लोगों से आप कनेक्शन रखें जिनके आपके थॉट्स मिलते हो,
सोचने समझने की शक्ति भी आप जैसी हो, सही को सही गलत को गलत समझने के अंतर कर पाते हो, ठीक है, उनका गोल सेम हो, तो ऐसे लोगों का आप अच्छे से फ्रेंड सर्कल बनाइए, साथ में गोल को अचीव करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली बेबी स्टेप्स लीजिए, दूर तक ने अभी फिलहाल नहीं सोचना है, आपको करना है कि अच्छा एनालिटिक ज्योमेट्री का, कोन का या सिलेंडर का मुझे क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग करने हैं। कैसे करेंगे? अकेले देखने से लग रहा है हो नहीं रहा है, तो क्या करना है, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाओ, उसमें से डिवाइड कर दो। एक एक्सरसाइज में सपोज मान लो 15 प्रॉब्लम्स हैं और सपोज मान लो 5 लोग हैं, तो हर स्टूडेंट को, हर अपने दोस्त को 3-3 प्रॉब्लम दे दो, 3 प्रॉब्लम ये करेगा, 3 प्रॉब्लम ये करेगा, 3 प्रॉब्लम ये करेगा, करके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठिए, फिर एक दूसरे को पढ़ाइए। जब आप पढ़ाते हो, समझाते हो, तब और ज्यादा क्लैरिटी होती है। फिर दूसरे का जब पढ़ा हुआ समझते हो, तब आपको समझ में उसका 360 डिग्री स्टडी होता है वो, ठीक है। सो दिस द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बेस्ट वे टू स्टडी। अकेले अगर कोई पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हो, अकेले नहीं पढ़ना है, अकेले मत पढ़िए। अगर आप अकेले पढ़ पाएंगे, आप कर पा रहे हो, अच्छा तो ठीक है, आपको किसी के दुनिया से आपको कुछ लेना देना नहीं, एकदम आप अकेले शांत कोना में रहकर पढ़ सकते हो, रिजल्ट आपका आ रहा है, डेफिनेटली वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। बट मैं अपना बता दे रहा हूँ, मेरे से नहीं होता, अगर आपसे भी नहीं होता तो फॉलो दिस, यू विल डेफिनेटली मेक इट थ्रू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।